हेलो हेलो हेलो। ओके। हेलो हेलो एवरीवन। जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हार्मोन ड्रग एंड देयर बिहेवियर का जो पार्ट बच गया था उस पार्ट को हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले आपने ठीक है हार्मोन क्या होता है, ड्रग्स क्या होते हैं और उनका बिहेवियर किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, तो आई होप वो आपको समझ में आया होगा। सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ताकि हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें। आज हम लोग हार्मोन ड्रग्स एंड देयर बिहेवियर ये कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में जो एनिमल बिहेवियर का पार्ट बच गया था उसे भी कंप्लीट करेंगे। और एक बात, सारे स्टूडेंट को क्या करना है, गूगल क्लासरूम में रजिस्टर करना है। तो इसके लिए भी आप लोगों को आज ग्रुप में कुछ इन्फॉर्मेशन भेज सेंड किया जाएगा, तो इसको भी ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कंटिन्यू करनी है। चलिए हम लोग लेक्चर में मूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन सेक्शन हम लोग देख लिए थे, हार्मोन्स एंड बिहेवियर ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या, किस तरह से, टेस्टोस्टेरोन किस तरह से, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन किस तरह से रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, ये भी देख चुके थे, ठीक है। हार्मोन्स एंड मैटरनल बिहेवियर, तो अलग अलग हार्मोन्स देखे थे और इनके क्या मैटरनल बिहेवियर होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके थे। और ड्रग्स एंड बिहेवियर, ठीक है, ये चीज़ें हम लोग देख रहे थे और ये पढ़ चुके थे। ड्रग्स एंड बिहेवियर इंट्रो ये पोर्शन हो गया था। डिप्रेसेंट, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट, तो ये हम लोग देख रहे थे कि जो ड्रग का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो इफेक्ट के बेसिस पर कितने प्रकार से बांटा गया है। तो हमने, ठीक है, इफेक्ट के बेसिस पर ड्रग को 3 कैटेगरी में बांटा था। फर्स्ट कैटेगरी था डिप्रेसेंट, ठीक है, डिप्रेस करता है। सेकंड है हेलुसिनोजेन, ठीक है, और थर्ड था स्टिमुलेंट। तो ये 3 कैटेगरी में हमने क्या किया है, ड्रग को बांटा है, या फिर बोल सकते हैं कि 3 टाइप्स में ड्रग्स को क्लासीफाई किए हैं। तो हमने देखा था नेक्स्ट लेक्चर में कि जो डिप्रेसेंट होते हैं वो धीरे, ठीक है, धीरे धीरे क्या करते हैं, डिप्रेस करते हैं हमारी बॉडी को, नर्वस सिस्टम को, ठीक है। और इसे क्या क्या एग्जांपल हमने देखा था, ये जो हेरोइन वगैरह थे, मॉर्फिन थे, कोडेन थे, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे कि ये धीरे काम करते हैं और हमारे नर्वस सिस्टम को काम करते हैं, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स फील करने लगती है। तो ये इसको हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे हालुसिनोजेन, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग, हालुसिनोजेन। देखते हैं क्या होता है हालुसिनोजेन। डिस्टॉर्ट द सेंस ऑफ रियलिटी, वन मे सी और हियर थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर, आर सी थिंग्स इज डिस्टॉर्टेड वे। क्या बोल रहे हैं हम लोग कि क्या करने की कोशिश करते हैं ये, ठीक है। ये जो हम लोग जो भी रियलाइज़ करते हैं, जो भी देखते हैं, उन चीज़ों को क्या करते हैं, डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो भी चीज़ें हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सुनाई देने लगती है, इस तरह से हमें मतलब कहना चाहिए कि प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव हम देखने को मिलता है हालुसिनोजेंस को यूज़ करने से। कैसे हालुसिनोजेंस को यूज़ करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, देखते हैं आगे। अदर effect can include emotional and psychological euphoria, the experience of the effect of pleasure or excitement, and intense feeling of well-being and happiness, jaw clenching, panic, paranoia. 1 minute, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हेलो हेलो। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे हालुसिनोजेंस को देख रहे थे, हालुसिनोजेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। इसको एक बार फिर देखते हैं। डिस्टॉर्ट द सेंस ऑफ रियलिटी, वन मे सी आवर हियरिंग थिंग्स आर नॉट रियलिटी देयर, और सी थिंग्स इन डिस्टॉर्टेड वे।
तो हम ये हालुसिनोजेंस क्या करते हैं, हमारी जो सेंस ऑफ रियलिटी है ना, जो वास्तविक सोचने समझने की शक्ति है उनको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। सोचने की, सुनने की जो शक्ति होती है, जो वास्तविकता है उसको समझने की जो शक्ति होती है, उन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, वो डिस्टॉर्ट कर देते हैं, वो ठीक है, उन सब चीज़ों को प्रभावित कर देते हैं। हम अपनी वास्तविक कंडीशन में नहीं रहते हैं, ठीक है, हम एक अलग ही इमेजिनेशन फील करने लगते हैं, एक अलग ही कहना चाहिए इंजॉयमेंट फील करने लगते हैं इस तरह के ड्रग को यूज़ करने के बाद। अदर इफेक्ट कैन इंक्लूड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल यूफोरिया, द एक्सपीरियंस और अफेक्ट ऑफ प्लेजर और एक्साइटमेंट एंड इंटेंस फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस, जा क्लेंचिंग, पैनिक, पैरोनिया, अनरिलैक्स्ड डिस्ट्रक्ट, गैस्ट्रिक अपसेट एंड नाउसिया। तो क्या होता है, हम लोग जब ये हालुसिनोजेंस को लेते हैं, हालुसिनोजेंस ड्रग को लेते हैं, तो हम एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हम लोग एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, हम कुछ अलग ही फील करने लगते हैं अगर इस ड्रग को लेने के बाद, ठीक। क्या क्या, ठीक, हमारा जो इमोशनल और जो साइकोलॉजिकल, ठीक है, जो हमारा इमोशनल थिंकिंग होती है या फिर जो हमारी दिमागी हालत होती है, वो क्या होती है, वो एक अलग ही प्लेजर और एक्साइटमेंट, ठीक है, प्लेजर और एक्साइटमेंट फील करने लगती है, ठीक। इन ड्रग्स को या फिर इन मेडिसिन्स को, मेडिसिन्स नहीं कहना चाहिए, इन ड्रग्स को लेने के बाद क्या करने लगते हैं, ये हम कुछ अलग ही दुनिया में फील करने लगते हैं, मतलब बहुत ही इंजॉयमेंट, प्लेजर, एक्साइटमेंट, ठीक है, बहुत अच्छा फील करने लगते हैं, बहुत खुशी होती है, खुशी महसूस होती है, इस तरह की मतलब कंडीशन देखने को मिलता है इन ड्रग्स को लेने के बाद। जैसे, ठीक है, मैं उसको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ये LSD, केटामाइन, ठीक है, कैनाबिस, भांग, गांजा, ठीक है, आप लोग देखे होंगे जो आदमी भांग और गांजा पिया रहता है, भांग और गांजा, वो कैसे एक अलग ही दुनिया में वो हैप्पी रहता है, ठीक है। तो आप लोग कोई नहीं पीना भांग गांजा, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, तो भांग और गांजा पीने के बाद क्या इंसान बहुत हैप्पी फील करने लगता है ना, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने लगता है, बहुत ज़्यादा क्या करने लगता है, हैप्पी फील करने लगता है। उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहता है, वो अपने ही धुन में रहता है, वो काम भी करेगा तो अपने धुन में रह कर करेगा, ठीक है। आप कभी नोटिस करना, जो गांजा भांग पीकर आपके सामने बात कर रहे हो, देखना और उनका इंजॉयमेंट देखना कि कैसे वो लोग बिहेव करते हैं, कभी ऑब्जर्व करना है ऐसा, ठीक है। या फिर जो भी एल्कोहल कम कंजम किए रहेंगे, एल्कोहल वगैरह, ठीक है, गम मिटाने के लिए बोला जाता है, आजकल बहुत फेमस लाइन है ना, ठीक है, बहुत फेमस लाइन है। क्या वो फेमस लाइन है कि गम मिटाने के लिए एल्कोहल पी लो आजकल, ठीक है। यूथ में ये चीज़ें क्या है, बहुत ट्रेंडिंग में है, ठीक है, आजकल बहुत, ठीक, ये कॉमन बात है। चूँकि हम लोग एनिमल बिहेवियर पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें सभी को बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। एनिमल बिहेवियर में क्या हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे बिहेव करते हैं ऑर्गेनिज्म, और अलग अलग ड्रग्स और हार्मोन का क्या रिस्पॉन्स होता है। तो ठीक है, आजकल बहुत ऐसा न्यूज़ होता है ना कि लोगों का बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, और ब्रेकअप होने के बाद क्या करते हैं लोग, ठीक है, क्या करने लगते हैं, अपना गम भुलाने के लिए एल्कोहल या दारू पीने लगते हैं, और दारू पीकर क्या करते हैं, अपना जो भी गम होता है उस गम को दूर करने लगते हैं। देख रहे हो क्या कर रहे हो, वो उनको किस तरह से, एक तरह से खुशी दे रहा है, वो अपने आप में एक खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है, इसके क्या क्या एग्जांपल हैं हेलोसिनोजेंस का, LSD, PCP, मैजिक मशरूम, ठीक है, भांग, गांजा, ये सब क्या हैं, हेलोसिनोजेंस के एग्जांपल हैं। तो हेलोसिनोजेंस को कंज्यूम करने के बाद क्या होता है, इंसान अपने अलग ही दुनिया में खो जाता है, अलग ही प्लेजर महसूस करता है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है। सभी को समझ में आ गया हेलोसिनोजेंस, ठीक है। हाँ, अगर कुछ डाउट हो तो पूछो। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी का जो ड्रग्स हम देख रहे हैं, वो उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेंट, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट जैसे नाम से पता चल रहा है, क्या करेंगे, ये स्टिमुलेट करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे, स्टिमुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्टिमुलेट या किसी भी चीज़ को बढ़ा देंगे, बढ़ा देने। तो देखते हैं,
स्पीड अप आर स्टिमुलेट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर देते हैं, स्पीड अप या उसको स्टिमुलेट कर देते हैं। ठीक है, स्पीड अप कर देते हैं या स्टिमुलेट कर देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। दे स्पीड अप मैसेजिंग टू एंड फ्रॉम द ब्रेन मेकिंग यू फील मोर अलर्ट एंड कॉन्फिडेंट। तो क्या करते हैं, जो भी स्टिमुलेंट का यूज़ करने पर ये स्टिमुलेट कर देते हैं हमारी जो बॉडी होती है या और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं। और जो भी मैसेजिंग प्रोसेस होती है ना, जो भी हमारी बॉडी में मैसेज पहुंच रहा है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, ब्रेन से न्यूरॉन्स में होते हुए अलग अलग पार्ट्स तक, तो उन सारी चीज़ों को ये क्या करती हैं, स्पीड अप कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। और जो इंडिविजुअल होता है वो बहुत ही सतर्क रहता है और उनको कॉन्फिडेंट फील कर, ठीक है, उनको अलर्ट और कॉन्फिडेंट फील कराती हैं। क्लियर? स्टिमुलेंट्स का यूज़ करने के बाद, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है और वो कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। दिस कैन काज इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड बॉडी टेम्परेचर, रिड्यूस्ड एपिटाइट, एजिटेशन एंड स्लीपनेस। तो इन स्टिमुलेंट्स का यूज़ करने से क्या क्या हो जाता है, इन स्टिमुलेंट्स का यूज़ करने से हार्ट रेट बढ़ जाती है, ठीक है, जो हमारा हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बढ़ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, भूख की कमी हो जाती है, ठीक है, एपिटाइट होता है, एजिटेशन देखने को मिलता है, और ठीक है, अनिद्रा मतलब स्लीपनेस, इंसान सोता नहीं है, ठीक है, वो एक्टिव रहता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, कॉफ़ी वगैरह पीते हो ना, ठीक है, नींद लग रहा है तो क्या पियोगे, नींद लग रहा है तो हम लोग क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। नींद लग रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं ना। और कॉफ़ी पीने के बाद कैसा फील करते हैं, कॉफ़ी पीने के बाद एकदम फ्रेश फील करने लगते हैं। हमारी जो भी नींद होती है वो नींद क्या होती है, चली जाती है। ठीक है, नींद क्या होती है, चली जाती है। चाय पीते हो ना, चाय पीने के बाद थकान दूर हो जाता है, कॉफ़ी पीने से नींद दूर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो सारी चीज़ें, या फिर बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं। ये इस तरह से इफेक्ट या प्रभाव दिखाती हैं। इन लार्ज अमाउंट स्टिमुलेंट्स में काज एंजाइटी, पैनिक, सीजर, स्टोमक क्रैम्प्स एंड पेरोनिया। तो जो क्या कहना चाहिए, अगर लार्ज अमाउंट में लिया जाए इनको, ठीक है, काफ़ी भी कम मात्रा में भी हो तो अच्छी बात है ना, काफ़ी चाय, अगर उसी को ज़्यादा अमाउंट में पीने लगो तो वो भी क्या कर सकती हैं, वो भी, ठीक है, उनकी भी क्या हो सकती हैं, कुछ हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इससे एंजाइटी बनी रहती है, अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी, ठीक है, आप पैनिक रहेंगे, सीजर की कंडीशन देखने को मिलेगा, ठीक है, पेट क्रैम्प होने लगेगा, ठीक है, जो हमारा स्टमक होगा वो क्रैम्प होने लगेगा, ठीक है, और पैरोनिया जैसे कंडीशन देखने को मिलेंगी। तो ये सारी कंडीशन या भी सिचुएशन हम लोग को क्या करने के मिलेंगी, देखने को मिल सकती हैं। इसका एग्जांपल है कैफीन, निकोटीन, ठीक है, एफिटामिन्स, स्पीड एंड आइस, कोकाइन एंड एक्टेसी, MDMA आर एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलेंट। तो ये सारे क्या हैं, स्टिमुलेंट्स का काम करते हैं। एल्कोहल भी क्या है, तो एल्कोहल भी एक तरह से स्टिमुलेंट है। एल्कोहल सारे कैटेगरीज में फिट होता है, एल्कोहल भी एक तरह का स्टिमुलेंट्स है। तो एल्कोहल पीने के बाद क्या होता है, इंसान फ्रेश क्या होता है, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करने लगता है ना, इसलिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो देखो कॉन्फिडेंस लेवल, कभी ट्राई करके देखना है एल्कोहल, और फिर देख अपने आप को फील करके देखना है इन तीनों चीज़ों में क्या कि वो स्टिमुलेंट हैं, हेलोसिनोजेंस हैं या डिप्रेसेंट है। ठीक है, तो ये तो आप थ्योरी में पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल करके देखना। कोई, ठीक है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं करना, ठीक, तो ठीक, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं करेगा प्रैक्टिकल, बिल्कुल भी नहीं। जो थ्योरी होता है वो वाकई में ऐसा होता है। लैब में आप करते हो ना, कुछ भी चीज़ें जो थ्योरी में पढ़ते हो उसको लैब में प्रैक्टिकल करते हो, तो इसको प्रैक्टिकल मत करना, इसको क्या करना, इसको आसपास के वातावरण से देख लेना और समझ लेना। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ड्रग एब्यूज़। ठीक है, ड्रग एब्यूज़ के बारे में, और ड्रग एब्यूज़ क्या होता है। तो ड्रग एब्यूज़ मीन्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो नॉन परमिसिव ड्रग्स है ना, नॉन परमिसिव ड्रग्स, नॉन परमिसिव ड्रग्स मतलब क्या, जिनको अनुमति नहीं है,
अनुमति नहीं है कि आप इस चीज़ का सेवन करें। जैसे ठीक है, एल्कोहल को तो गवर्नमेंट बेच रही है ना, अभी न्यूज़ में सुन रहे होगे कि अभी एल्कोहल मतलब 2 करोड़ होम डिलीवरी हो रही है ऐसा वैसा, तो वो तो अलग बात है। खैर, तो एल्कोहल को छोड़ दो, वो ठीक है, कंज्यूमेबल है, नॉन कंज्यूमेबल नहीं है। लेकिन जो अलग ड्रग्स हैं जिसको आप लोग मूवी में देखते हो, ड्रग्स वगैरह, ठीक है, हेरोइन, ठीक है, हीरोइन नहीं हेरोइन, ठीक है, तो यहाँ पे फर्क समझना। हेरोइंस ड्रग्स और जो भी चरस बोलते हैं, चरस, अफीम, गांजा और जो भी, ये सारे क्या हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो इन सारे को कंज्यूम करना क्या है, इनको परमिशन नहीं है, नॉन परमिशिव है ना, इनको परमिशन नहीं है कि इसको आप लोग मतलब कोई भी इंडिविजुअल इसको कंज्यूम करे। तो इनको कंज्यूम करना क्या कहला रहा है, ड्रग एब्यूज़। तो देखते हैं और डिटेल में। Drugs abuse is the non-permissive consumption of certain drugs that may lead to physical and psychological dependence and problem। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ड्रग एब्यूज़ क्या है, ड्रग एब्यूज़ नॉन परमिशिव कंजम्पशन ऑफ सर्टेन ड्रग। तो कुछ ड्रग्स हैं उनका नॉन परमिशिव कंजम्पशन क्या कहला रहा है, ड्रग एब्यूज़ कहला रहा है। और अगर आप इन सब सारे ड्रग्स को लेते हो या फिर ड्रग एब्यूज़ करते हो आप लोग, तो क्या हो सकता है, इंसान की जो फिज़िकल और जो फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं, मतलब फिजिकल मतलब उसकी जो बॉडी है, और साइकोलॉजिकल मतलब जो सोचने समझने की शक्ति। तो उनकी जो फिजिक्स है या फिर सोचने समझने की शक्ति है, वो क्या हो सकती है, वो कम हो सकती है। और इनकी डिपेंडेंसी हो सकती है, इंसान की बॉडी को क्या हो सकता है, बॉडी और जो इंसान की साइकोलॉजी को क्या हो सकती है, इन सारे ड्रग्स की डिपेंडेंसी हो सकती है, मतलब लत लग सकती है। और लत लगने लगेगी तो फिर क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ड्रग अब्यूज़ समझ में आ गया होगा कि ड्रग अब्यूज़ मीन्स ऐसे ड्रग्स का सेवन करना जो नॉन परमिशिव हैं, उनको सेवन करना जिससे इंसान की या ह्यूमन की फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो जाए, उनको उनकी लत लग जाए और उसकी बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो ये क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है ड्रग एब्यूज़। मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर एल्कोहल, मजुराना, कोकाइन, हीरोइन, प्रिस्क्राइब ड्रग्स, इनहेल्ड सॉल्वेंट। तो क्या क्या चीज़ें हम लोग बोल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, क्या क्या चीज एग्जाम्पल में हमें क्या क्या देख रहे हैं। 1 मिनट, ओके। हाँ, तो क्या क्या चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कॉमन एग्जाम्पल के रूप में, एल्कोहल वगैरह हो गया, ठीक है, एल्कोहल की एक बार लत लग जाए तो फिर उसका पूरा वो बिना एल्कोहल के फिर नहीं सर्वाइव कर सकता, ठीक है। मैरिजुआना है, कोकाइन है, कोकीन जिसको बोलते हो आप लोग, हेरोइन, ठीक है, और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं जिसको लिक्विड के रूप में लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें नॉन परमिशिव ड्रग्स हैं, मतलब इनकी लत लग सकती है। परमिशन तो है गवर्नमेंट को, क्योंकि कोकीन वगैरह या फिर हीरोइन को, हीरोइन तो लाइसेंसेबल नहीं है और कोकीन वगैरह, लेकिन एल्कोहल क्या है, लाइसेंसेबल है, गवर्नमेंट के पास लाइसेंस है और ये इसको बेचती है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन इनको पीने से या फिर इनका सेवन से क्या हो सकती है, लत लग सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, समटाइम्स सेडेटिव, कैफीन एंड निकोटीन्स आर आल्सो हार्मफुल इफ़ यूज्ड इन एक्सेस। तो जो सेडेटिव्स वगैरह है ना, जो कैफीन्स वगैरह हैं, चाहे वही कैफीन पाई जाती है ना, निकोटीन तंबाकू वगैरह में पाया जाता है, इनका भी अगर ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाए तो ये भी हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा ना कि जो अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो भी अल्कोहल का सेवन करते हैं, ठीक है, वो भी अल्कोहल क्या करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं। जो अच्छे से अच्छे डॉक्टर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो भी। अब ऐसा क्यों, देखो, कुछ भी चीज़ अगर आप लिमिट अमाउंट में ले रहे हो तो क्या है, वो मेडिसिन की तरह वर्क करेगी। और अगर कुछ भी अगर वो एक्सेस होगी ना, एक्सेस होगी तो फिर क्या होगी, या फिर अगर आप ज़्यादा अमाउंट में कोई भी चीज़ लेने लगते हो तो फिर क्या होगी, वो फिर नुकसानदायक है। तो कम ज़्यादा हर एक चीज़ क्या है, नुकसानदायक है। People use in stress, rejection, anger, anxiety, isolation, loneliness
फॉर फिटनेस, क्यूरियोसिटी एंड लैक ऑफ नॉलेज। तो इंसान किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करता है, ठीक है, इंसान बहुत सारी चीज़ों को दूर करने के लिए इन सारी चीज़ों को यूज़ करता है। जैसे स्ट्रेस में है, ठीक है, वो स्ट्रेस में है तो अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए रिजेक्शन, ठीक है, अगर उनको रिजेक्ट कर दिया गया सब, ठीक है, वही आजकल का जो यूथ है, ठीक है, अगर आपने किसी बॉयज़ ने किसी मतलब ऐसा होता है कि नॉर्मली देखने को मिलता है कि किसी ने प्रपोज़ किया, वो कोई बॉयज़ ने किसी गर्ल्स को प्रपोज़ किया, तो फिर क्या होता है, उसको अगर रिजेक्ट कर दी तो रिजेक्शन के बाद उसको क्या देखने को मिलता है, ठीक है, वो फिर दारू ये सब पीने लगता है। तो ये एक एग्जांपल है ना, और मैं ये ऐसा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग इनको समझ सको, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझ सको। एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा, ठीक है, गुस्सा वगैरह हो जाते हैं तब यूज़ करते हैं। एनएग्जाइटी, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो गुस्सा कंट्रोल करने के लिए, एनएग्जाइटी के लिए समय, आइसोलेशन में जब वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, तब भी अलग हो जाते हैं, तब भी मतलब आइसोलेशन में रहते हैं मतलब लोग, तब भी क्या करते हैं, ये सब कंज्यूम करने लगते हैं। लोनलीनेस, ठीक है, अकेलेपन फील करते रहते हैं लोग, तब भी यूज़ करते हैं। और बहुत सारे फिटनेस के लिए, ठीक है, फिटनेस के लिए आजकल क्या बहुत सारी स्पीड अप कैप्सूल वगैरह आता है ना, तो कैप्सूल तो चलो कोई कोई लाइसेंसेबल रहता है, लेकिन कोई कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन लाइसेंसेबल होता है, और अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कुछ समय के लिए क्या करते हैं, बॉयज़ में अधिकतर देखने को मिला है आजकल बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक चढ़ा है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, तरह तरह के ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं अपनी बॉडी ग्रोथ के लिए, पर वो बाद में नुकसानदायक होती है। क्यूरियोसिटी एंड लैक ऑफ नॉलेज, और बहुत सारी चीज़ों को तो नॉलेज नहीं होती है, इसलिए ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। पर गुटखा एक ऐसी चीज़ है जिसको नॉलेज सबको रहता है फिर भी खाते हैं, और एल्कोहल, तो उसको हम नहीं रोक सकते, ठीक है, वो इंसान की थिंकिंग पर डिपेंड करती है। Abused drug cause increase in level of dopamine in brain which triggers feeling of pleasure। तो ये जो ड्रग्स है ना, ये जो भी अल्कोहल वगैरह, ये कैफीन, जैसे ड्रग्स, हीरोइन, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, ये जो, ठीक है, हमारी बॉडी में डोपामिन हार्मोन, ठीक है, ब्रेन से क्या एक हार्मोन रिलीज होती है जिसको बोलते हैं डोपामिन हार्मोन, इसके सिक्रेशन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और जब डोपामिन का हार्मोन आप जानते हैं कि इंसान में ज़्यादा रहेगा, डोपामिन हमेशा सीक्रेट होने रहेगा, तो बहुत खुश रहता है, ठीक है। तो आपने ऐसा इंसान देखा होगा जो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, क्यों खुश रहता है वो, उसके पीछे साइंटिफिक कारण है, ठीक है। अगर उसमें डोपामिन का लेवल क्या है, बहुत हाई है, डोपामिन का लेवल क्या है, बहुत हाई है, तो इंसान आपको हमेशा क्या दिखेगा, हमेशा मुस्कुराते हुए हमेशा खुश दिखेगा वो, ठीक है। और ये जो ड्रग्स यूज़ करते हैं ना, ये क्या करते हैं, यही करते हैं कि डोपामिन का लेवल बढ़ा देते हैं हमारी बॉडी में, और जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है। क्लियर? हाँ, तो ये रीज़न है। डोपामिन, हैप्पी हार्मोन बोलते हैं डोपामिन को, क्या बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन या फिर प्लेजर हार्मोन। इट काज फिजिकल एंड मेंटल इलनेस एंड दस इफेक्ट डे टू डे बिहेवियर ड्यू टू इम्पेयर्ड एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये फिजिकल और मेंटल इलनेस काज कर देता है, मतलब इससे इंसान क्या होता है, फिजिकली और मेंटली तौर से बीमार पड़ जाता है, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है, और दिनों दिन उनका जो हैंड आई बॉडी कोऑर्डिनेशन होता है वो, या फिर जो बिहेवियर होता है वो धीरे धीरे ख़राब होते जाता है। रिफ्लेक्स बिहेवियर आर स्लोड डाउन, तो जो भी रिफ्लेक्स बिहेवियर होते हैं ना, वो उन चीज़ों को, वो चीज़ें क्या होती हैं, कम हो जाती हैं इन ड्रग्स को यूज़ करने से। सोशल, मेडिकल एंड बिहेवियरल थेरेपी में हेल्प टू सॉल्व द ड्रग एब्यूज्ड पर्सन। तो जो ड्रग एब्यूज्ड पर्सन है ना, जिनको बहुत ज़्यादा अल्कोहल हो गया, अल्कोहल या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो ड्रग एब्यूज्ड इंसान है, उनको सोशल थेरेपी देकर, ठीक है, उसको समझा बुझा कर, सोशल थेरेपी देकर, मेडिकल, ठीक है, कुछ मेडिकल थेरेपी देकर, या फिर कुछ बिहेवियरल थेरेपी देकर क्या किया जा सकता है, उनको ठीक किया जा सकता है। क्लियर? उनको क्या किया जाता है, ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ हमारा हार्मोन्स, ड्रग एंड बिहेवियर क्या होता है, फिनिश होता है, ठीक है। हार्मोन, ड्रग्स एंड बिहेवियर यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग चूँकि एक और टॉपिक एनिमल बिहेवियर में हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था, ठीक है, मेमेलियन में रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, ये चीज़ें बच गई थी, और हमारे पास चूँकि टाइम है इसलिए उसको भी हम लोग यहाँ क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर हार्मोन, ड्रग्स एंड बिहेवियर में कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं,
ठीक है, कमेंट बॉक्स पे अपने क्वेश्चन टाइप्स कर सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखा है वो स्टूडेंट इस लेक्चर को देखें। ये लेक्चर तो ठीक है, अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, इसके अलावा जो पहले लेक्चर हुआ है उसको नहीं देखे हैं तो उसको बिल्कुल वो वॉच करें। क्लियर? ओके, अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, टाइम है हमारे पास इसलिए। हाँ, हम लोग रिप्रोडक्टिव बिहेवियर देख रहे थे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें तो आप इंट्रोडक्शन, ठीक है, एवोल्यूशन, इंटरसेक्सुअल ये सारी चीज़ें, पॉलीएंड्री, पॉलीगाइनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, होमोसेक्सुअलिटी, हाइपरसेक्सुअलिटी, पोस्ट कॉपुलेटरी, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। फिशेस में देख चुके थे, एम्फीबिया में भी देख चुके थे, रेप्टाइल्स में भी, बर्ड्स में भी देख चुके थे ऑलमोस्ट। मैमल्स को हम लोग को क्या करना था, पढ़ना था, तो मैमल्स को हम लोग यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। मैमल्स में कैसे होता है या फिर किस तरह के रिप्रोडक्टिव बिहेवियर देखने को मिलते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट मैमल गिव बर्थ टू यंग वंस। तो मैमल्स जैसे नाम से है कि ठीक इनमें क्या पाए जाएंगे, ठीक मैमेलिया पाए जाएंगे, इसलिए इनको मैमल्स बोलते हैं। तो मैमेलिया जिनमें मैमल, ठीक है, जिनमें क्या पाए जाते हैं, मैमेलिया पाए जाते हैं, तो वो अधिकतर क्या करती हैं, यंग बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, यंग प्रोजनी को ये सीधे सीधे जन्म देते हैं और उनको मिल्क फीड कराते हैं ये। ठीक है, तो मैमल्स की ये खासियत होती है। द एक्सेप्शन आर द एग लेइंग मोनोट्रीम्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द प्लेटिपस ornithohynchus and echidens spiny anteaters. In the duckbill platypus, a brief courtship involved in chase in the water precede copulation. तो देखो एक्सेप्शन हर जगह है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हम मैमल्स में पढ़ रहे हैं तो मैमल्स में अधिकतर 99% क्या करेंगे लोग, ठीक है, यंग प्रोजनी को जन्म देंगे और उनको मिल्क फीड कराएंगे। लेकिन कुछ अभी भी क्या हैं, अपवाद हैं, जैसे कि एग लेइंग मोनोट्रीम्स। ऑस्ट्रेलिया में जो मोनोट्रीम्स पाए जाते हैं ये क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं। मैमल्स हैं लेकिन अंडे देते हैं, ठीक है, और उन अंडे से फिर बच्चे निकलते हैं। जो प्लेटिपस वगैरह हैं, ठीक है, ये जो इकाइडेंस हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं मैमल्स में जो एग अंडे देते हैं। ठीक है, जो प्लेटिपस वगैरह हैं, डक बुल प्लेटिपस, ये क्या करते हैं, थोड़े वाटर में क्या होती है, थोड़े से ये लोग क्या करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं। इनके बीच में जो मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल होता है उनके बीच में कपल्शन होता है वाटर्स में। द टू एग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर प्लेस्ड इन बोरो एंड हैच इन 8 days. In the reproductive behavior, the spine-entator, the female apparently lays her single egg directly into her pouch. तो क्या बोल रहे हैं कि जो ये 2 अंडे की देते हैं, ठीक है, 2 अंडे देते हैं, 8 से 10 दिन में क्या करते हैं, 2 अंडे देते हैं। और इनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर अलग अलग टाइप से देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल करें स्पाइनेंटर में, तो फीमेल क्या करते हैं, डायरेक्टली अंडे देती हैं, अंडे तो देती, और अंडे कहाँ पे ये शिफ्ट कर देती हैं, अंडे को उनके जो पाउच होता है ना, ठीक है, पाउच मतलब उनमें एग को रिसीव करने के लिए क्या कहते हैं, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो उनमें क्या करते हैं, ये ट्रांसफ़र कर देते हैं उन पाउचेस में। अनदर जनरल आस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इन मैमल्स इज द एस्ट्रस साइकिल्स, knowledge of which is essential to understand the mechanism involved in the reproduction of any mammalian species. तो जो भी mammalian species है ना, मैमेलिया हैं, उनमें एक इम्पोर्टेंट साइकिल चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल। ठीक है, एस्ट्रस साइकिल्स बोलते हैं, ये लगभग सभी मैमेलियंस में चलती है। और अगर हमको रिप्रोडक्शन के बारे में और या फिर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के बारे में और बहुत अच्छे से समझना है तो ये स्ट्रेस साइकिल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन्स के केस में, तो ह्यूमन्स में भी स्ट्रेस साइकिल चलता है। ठीक है, तो स्ट्रेस साइकिल्स मीन्स जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन भी कब होने चाहिए, तो ये किस अवस्था में क्या होगी, प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए क्या स्ट्रेस साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रेस उसके बाद फिर ह्यूमन्स में अलग अलग ट्राइमेस्टर चलते हैं ना, 3-3 महीने का,
फर्स्ट 3 मंथ्स, फिर सेकंड 3 मंथ, फिर थर्ड 3 मंथ, तो टोटल 3 3 6 9 मंथ्स, ठीक है। 9th मंथ में फिर क्या होते हैं, बेबीज़ या फिर जो भी प्रोजनीज होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको जन्म दिया जाता है। तो इस चीज़ को समझने, तो इस, ठीक है, तो कहना चाहिए कि ओव्यूलेशन से लेकर, ठीक है, कहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं, ओव्यूलेशन ना, ठीक है, फीमेल्स में ओव्यूलेशन से और मेल में स्पर्म एजाकुलेशन से लेकर जो प्रोसेस होती फर्टिलाइजेशन से लेकर पूरा का पूरा एस्ट्रस साइकिल चलेगा। फिर जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता तब तक का जो पूरा प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड समझने के लिए स्टेप में, ठीक है, जो मदर होते हैं, जो फिर या फिर जो फीमेल जो एम्ब्रियो को कंसीव की रहती है, वो अलग अलग टाइप्स का बिहेव करती है इन अलग चीज़ों में, और एम्ब्रियो भी अलग अलग तरह का एक्टिविटी शो करता है। तो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए जो एस्ट्रस साइकिल है या फिर जो साइकिल्स चलते हैं ना 3 3 मंथ के, उनको समझना क्या है, बहुत ज़रूरी है। In most cases, female are responsive to male only during the portion of estrus cycle when they are in heat. That is to say, when one or more eggs have broken out the ovary and are in the process of descendants to the uterus. तो क्या बोलते हैं, क्या वो कहा जाता है कि अधिकतर केसेस में क्या होते हैं फीमेल ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है मेल की तुलना में, मेल की तुलना में क्या होती है, फीमेल ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है जब, ठीक है, इस तरह के रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो करना रहता है। तो क्योंकि वही, ठीक है, फीमेल इज़ मोर हीट इन कंपेयर्स टू मेल्स, बिकॉज फीमेल ही क्या करती हैं, फीमेल एग, ठीक है, उनमें ही वही क्या करती हैं, उनमें ओव्यूलेशन होता है और एग्स रिलीज़ करती हैं, और यही एग्स का क्या होता है, बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, और इनमें ही क्या होते हैं, यूटेरस साइकिल्स चलती हैं, ठीक है। तो अगर एक, ठीक है, हम ह्यूमन्स की बात करें तो ह्यूमन्स में हम जानते हैं कि 2 फेलोपियन, ठीक है, ओवरीज पाई जाती हैं, तो 2 ओवरीज में, ठीक है, बारी बारी से क्या होते हैं, ओव्यूलेशन होता है। अगर एक डिजनरेट हो गया तो दूसरा वर्क करता है। तो इस तरह से यूटेरस साइकिल्स वगैरह सारे मैमल्स में देखने को मिलती हैं। The factors causing this event vary significantly, but in some rabbits and cats, compulsion itself in the main stimulus. ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स वगैरह हैं जो इस तरह के बिहेवियर के लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और अलग अलग तरीके से बिहेवियर हर एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म शो करता है। हम लोग रैबिट और कैट्स की बात करें तो इनमें अलग अलग टाइप्स के बिहेवियर भी देखने को मिलते हैं। इनके बीच में जो कपेल्सल, ठीक है, कॉप्यूलेशन होता है ना, जो मैटिंग होती है, वही क्या होता है, मेन स्टिमुलस होता है इस टाइप का बिहेव करने के लिए। इन जनरल दोज मैमल्स, particularly the large one that live in temperate areas, bears, dogs, wolves, foxes, seals, and some deers and antelopes, for example, have estrus cycle per year. तो किसी में, जैसे ह्यूमंस में यूस्ट्रस साइकिल क्या होता है, ठीक है, एक ही बार नहीं होता है, ठीक है, कई बार चलते हैं, ठीक है। ह्यूमंस में क्या होता है, यूस्ट्रस साइकिल कई बार चलते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे टेम्परेट एरिया में कुछ ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, जैसे कि बियर्स वगैरह हो गए, पोलर बियर्स, डॉग्स वगैरह, वोल्स वगैरह, ठीक है, फॉक्सेस, सील्स वगैरह, ठीक है, कुछ हिरन्स वगैरह, एंटीलोप्स। तो ये क्या करते हैं, इनमें एस्ट्रस साइकिल एक साल में एक ही बार आता है किसी में, ठीक है। तो साल भर में ये एक ही बार क्या करते हैं, एक ही बार ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आप, ठीक है, पर्टिकुलरली सभी ने ये चीज़ें नोटिस किए होंगे कि जो डॉग्स होते हैं वो पर्टिकुलरली एक सीज़न पे ही क्या करते हैं, ब्रीडिंग या फिर मैटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है कि एक ही साल में, पूरे ईयर्स में एक ही बार में क्या होते हैं, यूट्रस साइकिल्स या एस्ट्रस साइकिल्स चलती हैं। Mammal that live in warmer zone such as some area of the tropic tends to have more than one estrus cycle per year. तो ऐसे मैमल्स जो, ठीक है, गर्म रीजन में रहते हैं, वार्मर रीजन में रहते हैं, उनमें एक ही बार, साल भर में एक ही बार यूट्रस साइकिल्स नहीं चलती हैं, उनमें कई बार यूट्रस साइकिल चलते हैं। तो वो कई बार क्या करते हैं, उनमें कई बार प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, ठीक है, साल, वो मतलब कहना चाहिए कि कई यूट्रस साइकिल्स देखने को मिलता है। बाकी क्लियर है सभी को? ओके। द सेक्सुअल साइकिल इन मेल्स which in some forms is referred to the as rut cycle is not surprisingly usually correlated with that of the females. तो हम, ठीक है, मेल्स में जो सेक्सुअल साइकिल्स होता है वो बहुत
स्पेसिफिकली ऐसा नहीं होता है जो कि इस तरह से फीमेल्स में देखने को मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस होता है मेल्स और फीमेल सेक्सुअल साइकिल में, ठीक है। और मेल सेक्सुअल साइकिल में को रट साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। क्या साइकिल से, तो जानना, ठीक है। जो फीमेल्स में जो सेक्सुअल साइकिल चलती है उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल, और मेल में जो चलता है उसको बोलते हैं रट साइकिल। तो इन कंपेयर करें फीमेल की तुलना में, तो मेल में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलता है सेक्सुअल साइकिल्स में, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स तो देखने को मिलेंगे, उसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ फिजिकल चेंजेस नहीं आते हैं जितने चेंजेस फीमेल्स में आते हैं। द मेल्स ऑफ मैनी स्पीशीज ऑफ डोमेस्टिक मैमल्स हाउएवर सीम्स टू बी कैपेबल ऑफ कॉपुलेटिंग एट ऑलमोस्ट एनी टाइम ऑफ द ईयर। और हालांकि क्या होते हैं, जो भी मैमल्स होते हैं, ठीक है, मेल इंडिविजुअल होते हैं, वो पूरे ईयर क्या करते हैं, रेडी रहते हैं, ठीक है। पूरे ईयर क्या होते हैं ये, 1 मिनट, हाँ। तो मैं क्या बता रहा था कि जो मेल्स होते हैं वो मेल्स थ्रू आउट, ठीक है, पूरे ईयर क्या होते हैं, मैटिंग के लिए रेडी रहते हैं, ब्रीडिंग मैटिंग पर्पज़ के लिए। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो एस्ट्रस साइकिल चलता है, और उन्हीं एस्ट्रस साइकिल के बेसिस पे उनमें क्या होती है, ये रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो करती हैं। क्लियर, ओके। Another general aspects of mammalian reproductive behavior is that they do not normally form pair. Exceptions occur in certain carnivores and some primates in which parental care is divided between the sexes. तो एक अनदर हम लोग रिप्रोडक्टिव बिहेवियर देखते हैं, मैमल्स में रिप्रोडक्टिव बिहेवियर देखें तो इनमें क्या देखने को मिलता है कि दे डू नॉट फॉर्म पेयर, ठीक है। अधिकतर क्या होते हैं, पेयरिंग नहीं बनाते हैं, ठीक है। अधिकतर क्या होते हैं, पेयरिंग नहीं बनाते हैं, ठीक है। वो केवल क्या करना चाहिए, मैटिंग पर्पज़ के लिए एक दूसरे के क्लोज आते हैं, और क्लोज आने के बाद वे फिर अलग हो जाते हैं। तो इनके बीच में कोई पेयरिंग देखने को नहीं मिलती है कि ये साथ, ठीक है, कि ये लंबे समय तक साथ रहें, ठीक। कुछ एक्सेप्शन हैं, ये कार्निवोर्स वगैरह हैं, प्राइमेट्स वगैरह हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, पेरेंटल केयर डिवाइड रहता है, मीन्स पेरेंटल केयर डिवाइड रहता है मतलब आधे समय तक मदर उनकी केयर करेंगी, फिर आधे समय तक फादर उनके केयर करेंगे, ठीक है। जो मेल इंडिविजुअल है वो फीमेल, ठीक है। तो ये इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। पेरेंटल केयर डिवाइडेड कहने का मतलब यही है ना, डिवाइडेड विद द सेक्सेस। मोस्ट मैमल्स, ह्यूमन आर एन एक्सेप्शन, हैव एन acute sense of smell, visual, auditory and tactile display also occur. Many deers and antelopes, for example, have rather complex ritualized visual display employing such movement are strutting or arching of the head as well as a conspicuous color pattern. हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमन्स, ठीक है, इंसान, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन एक्सेप्शन है इन सारी चीज़ों का, ठीक है। वो सेंस करके, स्मेल करके वो सारी चीज़ों को क्या करता है, वो सारी चीज़ों को समझ सकता है, क्योंकि उसके पास सोचने समझने की शक्ति है, तो वो समझ सकता है, उनमें सोचने समझने की शक्ति है। लेकिन कुछ अदर ऑर्गेनिज्म है ना, जो वो क्या करते हैं, स्मेल को सूंघ कर, मैमेलियन है, वो क्या करते हैं, स्मेल को सूंघ कर या फिर देख कर या सुन कर, या फिर जो भी मूवमेंट हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के, जो पार्टनर ऑर्गेनिज्म हैं, उनको देख कर क्या होते हैं, समझ, ठीक है, उनको देखकर क्या, उनके मूवमेंट वगैरह हो गए, ठीक है, उनके स्मेल वगैरह, विजुअल वगैरह, तो ये सारी चीज़ों को देखकर समझ जाते हैं रिप्रोडक्शन की ये रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के लिए रेडी है, या फिर दूसरे जो भी सिग्नल्स रहता है उनको क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म समझ जाते हैं। है ब्रदर, ठीक, जैसे डियर वगैरह हो गया, डियर में कुछ अलग तरीके से क्या करते हैं, वो अपने पूँछ वगैरह को पूँछ वगैरह को क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक। और कुछ अदर ऑर्गेनिज्म देखें तो वो अपने कंधे को थोड़ा सा बेंड करते हैं, ठीक है, और सिर को इधर उधर मूव करते हैं, तो और कुछ अलग तरीके से कलर पैटर्न वगैरह शो करने लगते हैं, तो ठीक है। तो ये सारे क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर दिखाने की कोशिश करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म। Males in many species discharge urine on females as a preliminary to copulation. Tactile and auditory display have been shown to be important in aquatic mammals such as prize and whale.
तो क्या होते हैं, बहुत सारे जो मेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, उनकी कपल्सन के पहले कॉप्यूलेशन से पहले क्या करते हैं, अपना यूरिन, ठीक है, फीमेल्स के ऊपर डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये सारी क्या होती हैं, ये इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ सारी चीज़ें क्या होते हैं टेक्टाइल, और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं टेक्टाइल और ऑडिटरी डिस्प्लेस, मतलब उनकी एक्टिविटीज़ को देखकर, ठीक है, ये चीज़ें क्या होती हैं समझ जाती हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे कि वेल वगैरह हो गया, ठीक है, इनमें इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है। In addition to number of mammalians, pheromones, other order effects occur in mammals that have an important influence in reproductive behavior। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के फिजिकल केमिकल जो भी रिस्पॉन्स हैं उनके अलावा, ठीक है, एक अलग तरह का रिस्पॉन्स भी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेरोमोन्स। ठीक है, अब